नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की लगभग सभी प्रमुख विषयों में तैयारी करवाते हैं हम साथियों। यहाँ पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की ही तैयारी करवाई जाती है। तो इन सभी ये यहाँ पर आप पाएंगे ढेर सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स और वीडियोज़ वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फिलर फोरम का ऐप आता है, ऐप के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेट पे वेबसाइट मिल जाएगी और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे। टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है उस पर साथियों लिंक आपका नीचे उसके लिंक जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर साथियों हम डेली अपडेट्स डालते हैं, तो वहाँ से भी आप अपडेट रह सकते हैं हमारे साथ। तो साथियों चलते हैं आज हमारी क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे साथियों, आज हमारा ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बारे में नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कल हमने मालवा निवास वगैरह के ऊपर जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उनके ऊपर उनके जो स्थल थे प्रमुख उन पे डिस्कशन की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं। तो साथियों महापाषाणिक संस्कृति है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। आज हम करेंगे इसमें महाराष्ट्र। कल हमने उत्तर पश्चिमी भारत में जो राजस्थान और उसके आसपास और इसके अलावा और जो स्थल थे उन पे डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम हमारा प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के आसपास में केंद्रित रहेगा। तो महाराष्ट्र में साथियों दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है खुदाई हुई थी और यहीं पर सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के। तो इनमें से प्रमुख जो है वो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति साथियों अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में आती है ये। ठीक है, इसको खोजा था एम.एन. देशपांडे महोदय ने इसकी खोज की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से क्या मिला है? स्वर्ण आभूषण, सोने की ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी और अंडाकार दीपक मिले हैं यहाँ से। और शवादान किस प्रकार का था साथियों? यहाँ पर जो शवादान मिले हैं, यहाँ पर जो लोगों को मृत्यु होने के बाद जो उनकी अंत्येष्टि जो की जाती थी, वो वयस्कों की अंत्येष्टि जो की जाती साथी वो कब्र में की जाती थी। लेकिन कब्रों का जो कॉन्सेप्ट है, कब्रें जो हैं उनमें जो है सिर जो है उनका उत्तर की तरफ और पैर जो है दक्षिण की तरफ करके उनकी अंत्येष्टि करते थे। किनकी? वयस्कों की इसमें शवदान में। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे की जो अंत्येष्टि की जाती थी साथियों, बच्चे की जो अंत्येष्टि की जाती थी वो कलश अंत्येष्टि में आता था। कलश अंत्येष्टि बोले तो जब बच्चे गुजर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था और जो उनकी जलने के बाद जो राख बचती थी उसको उठा करके मिट्टी के कलश में गाड़ दिया जाता था। तो उसे बोलते हैं कलश शवाधान। ठीक है, एक छोटा नगर और आता है चंदौली साथियों मिट्टी के दीपक मिले हैं बहुत सारे। नेवासा आता है, नेवासा में मिलता है साथियों प्राचीनतम कोशेय के साक्ष्य। प्राचीनतम कोशेय मतलब जो पहले प्राचीन काल में साहित्य में कोशेय शब्द आता है, जिसका जो कि आधुनिक रेशम के समान होता है। रेशम के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं नेवासा से। कोशेय जिसको बोलते थे रेशम है ये। ठीक है, पट्टन और जूट के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा सिरविहीन देवी की मूर्ति मिली है। पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना मिला है। सिरविहीन देवी की मूर्ति मिली है जो और उसको कई बार कोणदार स्त्री की मूर्तियाँ भी बोल देते हैं। और क्या मिला है? कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना, पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना जहाँ पे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दैमाबाद स्थल। ये प्रमुख स्थल है साथियों, ये भी अहमदनगर जिला और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, 1958 में बीपी बोपर्दीकर, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद अच्छे से साथियों, 1958 में बीपी बोपर्दीकर महोदय ने यहाँ पे खुदाई की थी और इसका उत्खनन किया था। यहाँ पे बहुत सारे ताम्र और कांस्य के बहुत सारा सामान मिला है, जिनमें से गणेश की मूर्ति मिली है। और ये साथियों इसका जो फैलाव था वो लगभग 20 हेक्टेयर में फैलाव था इसका। 20 हेक्टेयर में ये दैमाबाद की सभ्यता फैली हुई थी, जहाँ पर लगभग 4000 लोग निवास करते थे। कितने लोग रहते थे? लगभग 4000। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर दुर्गीकरण किया गया था साथियों, किला बना करके, जैसे और सभ्यताओं में मिला है दुर्ग बना दिया जाता था, किला बना दिया जाता था। तो दुर्गीकरण किया गया था पूरे उसका स्थल का, और वहाँ उसके चारों तरफ खाई खोद दी गई थी अपने
बहुत सारी फिल्मों में या जो पुराने किले हैं उनको देखा होगा साथियों, तो किला जो बनाते थे लोग तो उसके चारों तरफ खाई खोद देते, गहरी गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर देते थे ताकि दुश्मन डायरेक्ट हमला ना कर सके किसी। तो उनको सेफ्टी के लिए वो लोग सेफ्टी के पर्पज़ से खाई खोद देते थे। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। इसके अलावा साथियों और क्या क्या मिलता है यहाँ से, तो 1914 में कांस्य निधि मिली थी साथियों। यहाँ पर कांस्य निधि मतलब कांस्य के बहुत सारा सामान मिला था 1914 में। उसमें क्या क्या मिला था, प्रमुख रूप से 2 पहिया का रथ मिला था, 2 पहिया रथ, 4 पहिया वाला रथ भी होता है लेकिन यहाँ से 2 पहिया वाला रथ मिला था। कांस्य का गेंडा, कांस्य की गेंडे की मूर्ति मिली है। हाथी और भैंसे की मूर्ति मिली है यहाँ से। ठीक है, टेराकोटा का पैमाना मिला है, टेराकोटा का पैमाना बोले तो स्केल, टेराकोटा का एक स्केल मिला है। हाथी दांत का प्रमाण मिला है यहाँ से, और हड्डी का बनाया हुआ चाकू, हड्डी से चाकू, जो हड्डी को घिस करके चाकू बना लिया गया था वो चाकू मिला है यहाँ से। इसके अलावा और अग्निवेदिकाएं मिली है, धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य मिला है। वृत्ताकार मंदिर, अर्धवृत्ताकार मंदिर, अर्धवृत्ताकार बोले तो ये तो हमारा हो गया रेडियस वृत्ताकार, और इसको अगर हम आधा कर दें बीचों बीच से और इसको हटा दें तो ये हो गया अर्धवृत्ताकार। इस प्रकार का डिजाइन जो शेप में जो है वो मंदिर मिला है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला है, पत्थर का लिंग मिला है साथियों, शिवलिंग जिसको आज हम बोलते हैं, तो पत्थर से बना हुआ लिंग मिला है। और तांबे का उस्तरा शेविंग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो तांबे का उस्तरा मिला है। इसके अलावा अब आगे क्या आता है साथियों, इनाम गांव के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इनाम गांव जो भीमा नदी है उसकी सहायक नदी है, एक छोटी घोड़ नदी, उसके किनारे है। ये महाराष्ट्र में है। भीमा नदी बहुत फेमस है साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसके किनारे एक बार क्या बोलते हैं, भीमा कोरेगांव की एक लड़ाई हुई थी, बहुत फेमस है। जब हमारा चैप्टर आएगा तो उसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो भीमा जो नदी है उसकी सहायक नदी घोड़ नदी है, उसके किनारे पर ये स्थल बसा हुआ है इनाम गांव। 1967-68 में इसकी खुदाई हुई थी, इसका उत्खनन हुआ था साथियों। और ये सबसे प्राचीनतम सबसे ज़्यादा समय तक जो सभ्यता रही थी उनमें से एक है। सबसे ज़्यादा समय तक जो चली थी वो सभ्यता रही है, लगभग 700 BC तक रही थी ये, 700 BC तक रही थी ये सभ्यता। ठीक है, इनाम गांव। कब्र मिली है यहाँ से, कब्र में स्त्री की मूर्तियाँ मिली है साथियों। कब्र में क्या मिला है, स्त्री की मूर्तियाँ। सिंचाई करने के लिए नहरों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे नहरें मिली हैं। शीर विहीन मातृ देवी की मूर्ति मिली है, बिना गर्दन के, बिना सिर के, पूरी बॉडी नीचे की, शीर विहीन मातृ देवी की मूर्ति मिली है। वृषभ की मृण मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, बुल, वृषभ, सांड, बुल, तो वो उसकी मिट्टी की मूर्ति मिली है। यहाँ से 134 मकानों के साक्ष्य मिले हैं, 134 मकान मिले हैं, जिनमें से एक प्रमुख मकान जिसका कि 5 कमरे थे, जो कि इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये जो है यहाँ का जो प्रमुख मुखिया जो था, सब इसका मुखिया जो था, मुखिया का एक मकान मिला है जिसमें कि 5 कमरे थे। भंडारण करने के लिए अन्नागार मिला है, अन्न का भंडार करने के लिए अन्नागार मिला है। मंदिर मिला है जहाँ से साथियों अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, मंदिर मिला है जहाँ से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। आवा मिला है, आवा बोले तो जिसमें कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन पकाता है। 2 तरीके होते हैं, मैंने पहले बताया था, एक तो होता आवा जिसमें कि एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें ईंधन डाल करके मिट्टी के बर्तन रख करके ऊपर से ढक करके मिट्टी ईंधन से उसमें पकाया जाता है, आवा बोलते, हवा बोल देते हैं उसको। और दूसरा साथियों आधुनिक रूप है जो भट्टी में पकाते हैं, एक भट्टी बनाई जाती है, उसमें बर्तन रख करके नीचे से आग जलाई जाती है, तो आग ऊपर जाकर पूरे बर्तनों को पका देती है। तो ये 2 तरीके प्रमुख रूप से बर्तनों को पकाने के होते हैं, तो उनमें से एक है आवा। ठीक है, घोड़ा जो है पालतू पशु बना लिया गया था। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, और भी जानवर मिले हैं, लेकिन घोड़ा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अस्थि कलश शवाधान साथियों, जैसे कि एक तो कलश शवाधान था जिसमें कि पूर्ण राख, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको अग्नि को समर्पित कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसके राख बन जाती है, तो राख को मिट्टी के मटके में डाल करके रख लेते थे, वो तो हो गया कलश शवाधान हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, अस्थि कलश शवाधान मतलब आदमी को, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो जो उसकी हड्डियां होती हैं, हड्डियां बचती हैं, हड्डियों को उठा करके कलश में डाल करके रख लिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, तो वो होता है अस्थि कलश शवाधान, उसके साक्ष्य मिले हैं।
शिशु में स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिले साथियों। एक बीमारी होती है विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। ये ए बी सी तीनों आते हैं। ए से अंधराता आंखों का रोग, बी से बेरी और सी से स्कर्वी रोग। ये तीन प्रमुख विटामिन से कमी से होने वाले रोग हैं, ए बी सी। ठीक है, तो सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा था? स्कर्वी रोग, जो कि बच्चों में, उस समय के बच्चों में ज़्यादा पाया गया है। उसके साक्ष्य मिले हैं कि शिशु के स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिले इसमें। ठीक है, आगे क्या है? इसके अलावा जो और जो छोटे बड़े जो स्थल मिले हैं वो कौन कौन से हैं? प्रकाश एक जगह का नाम है साथियों, महाराष्ट्र में ही है ये भी। कोठे, टेकवाड़ा, थिरूर, बहाल, अपेगांव, वाल्की, वाड़गी और सोनगांव, कुछ अजीब से नाम है साथियों। तो ये जो है, इन जो प्रमुख स्थल है उनके अलावा जो छोटे छोटे स्थल हैं ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है साथियों, महापाषाणिक संस्कृति का। इससे पहले हमने मालवा संस्कृति वगैरह, कैथा संस्कृति वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा ये चैप्टर था महापाषाणिक संस्कृति में महाराष्ट्र की महापाषाणिक संस्कृति के बारे में, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो ये हमारा ताम्रपाषाणिक वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अभी इससे आगे और चलते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम जरा आगे चलते हुए, हमारा नया चैप्टर है फिलहाल, हमारे 4 चैप्टर से पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो अभी हमारी कंप्लीट हुई है, उसके बाद जो आती है महापाषाणिक संस्कृति। 5वां चैप्टर कौन सा है? हमारा महापाषाणिक संस्कृति। तो महापाषाणिक संस्कृति साथियों इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि यहाँ पर जो शवाधान किए गए थे, यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किए गए थे मृतकों के, वो उनका तरीका क्या था कि जैसे आदमी की डेथ हो गई, मृत्यु हो जाती है, तो उनको दफना दिया जाता है एक प्रॉपर पर्टिकुलर जगह पर। दफना करके उसकी कब्र के ऊपर बड़े बड़े शिलाखंड रख दिए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं सेफ्टी के लिए। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं सेफ्टी के लिए। तो बड़े बड़े पत्थर रखे होने के कारण महापाषाण, बड़े पत्थर रखे होने के कारण उसको महापाषाणिक संस्कृति बोला गया। क्या बोला गया? महापाषाणिक संस्कृति। तो इस वजह से इसको महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं साथियों। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, तो ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, मेगास और लिथिक करके, यानी कि विशाल और पत्थर, विशाल पत्थर के कारण इसको महापाषाण संस्कृति कहा गया। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? ये जो महापाषाणिक जो संस्कृति थी, ये प्रकाश में कैसे आने शुरू हुई? तो 1851 से 1851 से 1862 तक के बीच में कर्नल मेडोज टेलर नाम के एक विद्वान हुए थे, एक इतिहासकार हुए थे। उन्होंने शोरापुर दोआब में उत्खनन किया। शोरापुर दोआब जो है साथियों आधुनिक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है, कर्नाटका स्टेट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पर इन्होंने लगभग 10-11 साल तक उत्खनन किया था, काम किया था। वहाँ से ये सभ्यता जो है प्रकाश में आई। उसके बाद 1989 से 1905 तक अलेक्जेंडर ली नाम के विद्वान ने आदिचनल्लूर में काम किया, उत्खनन किया, और वहाँ से इनको अस्थि कलश के साक्ष्य मिले। अस्थि कलश मिले। अस्थि कलश बोलो तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो मृत्यु को डेथ हो जाती है तो उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसकी जो राख बचती है, राख को मिट्टी के बर्तन में डाल करके गाड़ दिया जाता है। तो अस्थि कलश शवाधान बोलते हैं उसको। ठीक है, 1901 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ये विद्वान थे साथियों, रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने वहाँ पर दक्षिण भारत में काम किया और वहाँ की जो दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक सभ्यता थी उसके प्रमुख स्थलों की सूचियाँ तैयार की, लिस्ट तैयार की कि कहाँ पर कौन कौन से स्थल पर प्रमुख रूप से सभ्यता का फैलाव था। उन स्थलों पर इनकी उन्होंने सूची तैयार की। और रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में एक और बात बता देता हूँ साथियों। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ये एक विद्वान थे। इन्होंने ही 1863 के अंदर पल्लवरम नामक स्थल से पहला पाषाणकालीन पहला हैंड एक्स खोजा था, इसलिए इनको पाषाण काल का पितामह भी कह दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, उसके बाद 1935 में 1935 में ए अयप्पन महोदय ने 35 प्रकार की महापाषाणिक समाधियों का क्या बोलते पता लगाया। 35 प्रकार की महापाषाणिक समाधि को पता लगाया 1935 में ए अयप्पन महोदय ने। ठीक है, उसके बाद 1944 में
बी.डी. कृष्ण स्वामी, जो ये बी.डी. कृष्ण स्वामी थे साथियों, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के तौर पे एक अधिकारी के तौर पे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे वहाँ गए इन्होंने, और वहाँ प्रॉपर तरीके से खुदाई की थी, प्रॉपर तरीके से काम किया था, और वहाँ का सारे प्रमुख स्थलों का सर्वेक्षण किया इन्होंने, सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षक थे ये ASI के। ठीक है, उसके बाद 1947 में मार्टिमर व्हीलर जो थे साथी, उन्होंने क्या बोलते हैं, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में आता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, कर्नाटका में जाकर इन्होंने उत्खनन किया था, खुदाई की थी, और वहाँ से अलग अलग साक्ष्य जुटाए। तो क्या क्या मिला है वहाँ से, कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला है, जरा एक बार इसके ऊपर देख लेते हैं। वाटगल से साथियों लोहे की छुरी, सोना लिपटा हुआ चांदी का तार मिला है, लोहे की छुरी और सोना लिपटा हुआ चांदी का एक तार मिला है। माचड़ से ग्रेनाइट की चक्की मिली है। ग्रेनाइट एक प्रकार का साथियों पत्थर होता है जो कि मकान बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ग्रेनाइट पत्थर का, तो उसकी बनी हुई एक चक्की मिली है। उदियारनट्टम, ये तमिलनाडु में आता है साथियों, उदियारनट्टम तमिलनाडु में, यहाँ पर कब्र मिली है। कब्र में से क्या क्या मिला है, हिरण के साक्ष्य मिले हैं, मनके मिली है, तलवार मिली है, मनके मिली है, तलवार मिली है, और कब्र से हिरण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, और तमिल ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले हैं। तमिल ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिला है। दक्षिण भारत में आधुनिक समय में 4 प्रमुख भाषाई परिवार साथियों, वहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। इसमें से सबसे प्राचीन भाषा तमिल को माना गया है। ठीक है, तमिल और ब्राह्मी, तमिल हालांकि आजकल हम भाषा कह देते हैं, और लिपि जो उसकी है वो ब्राह्मी लिपि है। तमिल ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा केरला से क्या मिला है, केरल से मिला है गुफा समाधियों के साक्ष्य, गुफा समाधियाँ मिली है वहाँ से, केरला से, आधुनिक जो केरला है समुद्र तट के किनारे। ठीक है, अब इसका कालक्रम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका कालक्रम क्या रहा होगा साथियों, समय काल क्या रहा है इसका। तो इसके जो है कालक्रम को जानने के हमारे पास 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक तो साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, बोले तो लिटरेचर एविडेंसेस और आर्कियोलॉजी एविडेंसेस, तो 2 प्रमुख स्वरूप के साक्ष्य हैं, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में देखिए साथियों, सबको पता होगा कि संगम साहित्य दक्षिण भारत का बहुत प्राचीन साक्ष्य है, समय है संगम साहित्य। संगम कालीन में जो साहित्य लिखा गया था, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय है, लेकिन ओवरऑल ले लिया जाए तो 300 BC से 300 AD के बीच में रखा गया है संगम साहित्य को। लेकिन जो नए शोध आए हैं साथियों, नई रिसर्च आई है, उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि जैसे कि पहला संगम हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा संगम हुआ, फिर तीसरा संगम हुआ, 3 प्रमुख संगम हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला संगम हुआ था तो वो 9900 साल तक चला था, ये इसमें दर्ज है उनके संगम साहित्य में। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको अतिशयोक्ति बताते हैं कि ये ऐसे ही लिख दिया गया होगा, लेकिन आधुनिक इतिहासकार नहीं मानते। लेकिन अभी जो नई रिसर्च आई है, नए शोध आए हैं, उसके अनुसार कि हाँ वो माना गया है कि वो वाकई में ही उसी समय इतने ही राजाओं ने वो संगम कराया था, और तो 9900 से ज़्यादा साल प्राचीन समय में ही वो हुए थे, संगम हुए थे। ठीक है, तो इसमें बता देता हूँ आपको, जब ये चैप्टर हमारा आगे का आएगा तब हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, संगम साहित्य और संगम काल के बारे में। ठीक है, तो ये था, तो संगम साहित्य और संगम काल के बारे में बाद में हम डिस्कशन करेंगे, फिलहाल अभी हम इतना ही रहने देते हैं इसको। तो संगम साहित्य में साथियों 5 प्रकार के मृतक संस्कार विधियाँ दर्ज है। 5 संगम साहित्य में 5 प्रकार की मृतक अंत्येष्टि के प्रकार, 5 प्रकार के अंत्येष्टि का विधान है, विधियाँ बताई गई। कौन कौन थी, दाह संस्कार विधि सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो उत्तर भारत में प्रमुख सनातन को मानने वाले हिंदुओं में यही प्रथा प्रचलित है कि आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। ठीक है, दाह संस्कार। समाधिकरण मुसलमान समाज में ज़्यादातर होती है। तो मुसलमान क्या करते हैं, जब आदमी की डेथ हो जाती है उनको समाधि में मिट्टी खोद करके कब्रिस्तान में दफना देते हैं। शव मंजूषा साथियों ईसाइयों में प्रचलित है। जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको एक ताबूत में रखा जाता है, और ताबूत में रख करके उनको ज़मीन में दफना दिया जाता है, तो शव मंजूषा कह देते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अंत्येष्टि कलश समाधि भी एक प्रकार का दाह संस्कार ही होता है साथियों। इसमें क्या होता है कि
जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जो उसकी राख बचती है, राख को उठा करके एक मिट्टी के बर्तन में रख लिया जाता है, घड़े में या कलश में। कलश घड़ा बड़ा होता है, कलश थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें रख करके और उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये होती है अंत्येष्टि कलश शवाधान या कलश समाधि। और एक होता है लास्ट में 5वें नंबर पर खुला शव, खुला शव छोड़ देना। कुछ परंपराएं ऐसी रही हैं साथियों कि जिनमें शव, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके शव को जंगल में खुला छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर जंगली जानवर, चील, कौवे, गिद्ध वगैरह उसके शव को खा जाते हैं। तो प्राचीन काल में ये, हालांकि इसका उद्भव माना जाता है कि श्रमण परंपरा से ये निकली है। श्रमण परंपरा जैसे कि प्रमुख रूप से बौद्ध, जैन, पारसी और आजीविक संप्रदाय, और इन ये जो संप्रदाय रहे हैं, इन्हीं से संबंधित जो अलग अलग संप्रदाय चले हैं साथियों, मत पंथ संप्रदाय, उनमें से कुछ संप्रदायों में ये इस खुलासा विधि का प्रमाण मिलता है। जैसे कि जैनियों में होता था साथियों। जैनियों के कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पर आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको वो जंगलों में खुला छोड़ देते हैं। तो उनका ये मानना है कि ये जन्म, आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये जन्म, जब आदमी मर गया है तो डेड बॉडी तो इसकी हो गई है, तो क्यों ना इसे किसी को दे दिया जाए, तो चील, कौओं का, जानवरों कम से कम पेट तो भरेगा। उनकी ये मान्यता है इस बारे में, इसको लेकर के। ठीक है। पारसी जो आधुनिक क्या बोलते हैं आपको, ईरान से जो पारसी आया था, हालांकि अभी तो वहाँ पर इस्लाम है, डोमिनेंट हो गया है, इस्लामिक रिपब्लिकन है वो, लेकिन जब पहले उसमें पारसी लोग रहा करते थे तो उनका एक है देवता, अहूर मजदा को मानते हैं। शेंद अवस्था या शेंद अवस्था उनका एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो वो भी इसी प्रकार की शवाधान प्रणाली अपनाते हैं। ये हो गया 5 प्रकार के। ठीक है। अब अमरावती स्तूप में जब खुदाई की गई थी साथियों, अमरावती स्तूप की जब खुदाई की गई तो वहाँ से 17 अंत्येष्टि कलश समाधियाँ मिली है। 17 प्रकार की 17 अंत्येष्टियाँ 17 अंत्येष्टि कलश समाधियाँ मिली है। 17 समाधियाँ मिले हैं जिनके अंदर कलश मिले हैं। ठीक है। कोयम्बटूर में मिला है साथियों रोमन अगस्टस जो सम्राट था, रोमन सम्राट अगस्टस जो था, अगस्टस भी बोल देते हैं, उसका चांदी का एक सिक्का मिला है। कहाँ से मिला है? कोयम्बटूर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेट का साथियों आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसका समय काल ले लेते हैं कि जो महापाषाणिक संस्कृति थी उसका समय काल क्या रहा है। तो इसका जो समय काल रहा है साथियों, ओवरऑल ले लिया जाए तो 1000 BC से 100 AD तक, यानी कि लगभग 1100 वर्षों का इसका समय काल रहा है। 1000 BC से 100 AD। विशेषता क्या थी इस काल की? पाषाण पत्थरों के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों के उपकरणों के साथ साथ लोहे के उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता था। और यहीं से इसी में 33 प्रकार के औजार मिले हैं, 33 प्रकार के लोहे के औजार मिले हैं। ठीक है। कृष्ण लोहित मृद भांड मिले हैं। कृष्ण लोहित मृद भांड मतलब काले और लाल, ये लोहित का मतलब लोहा ना समझें, लोहित का मतलब यहाँ पर लाल रंग लेंगे हम। कृष्ण मतलब काला, यानी कि काला और लाल मृदभांड, काला और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों की प्राप्ति हुई है। और क्या है? हल्लूर से हमें साथ घोड़े की अस्थियाँ मिली है। हल्लूर से घोड़े की अस्थियाँ मिली है, घोड़े की हड्डियाँ मिली है। और आदिचनल्लूर, यहाँ से मुरुगन देवता की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। मुरुगन देवता जो है साथियों दक्षिण भारत में का एक उनका अपना देवता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम भगवान, कृष्ण भगवान, बजरंगबली देवी और दुर्गा माता देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में उनके कुछ अपने देवता हैं वहाँ के कल्चर में। तो एक मुरुगन देवता है। मुरुगन का सामंजस्य साथियों शिव के बड़े पुत्र जो हुए, गणेश के बड़े भाई जो हुए, उससे लगाया गया है सामंजस्य। ठीक है। तो उसकी उपासना के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आज हमने डिस्कशन किया साथियों महापाषाणिक इससे पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृति और अभी महापाषाणिक संस्कृति। तो ये हमारे 5 चैप्टर आज खत्म कंप्लीट हो गए हैं। आप भी इसको और डिटेल में से देख लीजिए साथियों। ठीक है। कल हम फिर दोबारा एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ दोबारा एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हर बार की तरह हम आपके सवाल का जरूर आंसर देंगे साथियों। और आज आपके लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, 1 सेकंड भी रुकिए।
हाँ, तो मैं कह रहा था साथियों कि ताम्रवती क्यों प्रसिद्ध है। आपने हमें ये बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि ताम्रवती क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हम भी इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप साथियों हमारे साथ बने रहिए। हमारा काम आपको कैसा लगा ये आप हमें बताइए। अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।